हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। जैसा कि हमने अपने क्या प्रीवियस अभी चैप्टर जो अपना कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन या मानव जनन, वो अपना क्या पूरी तरीके से क्या कंप्लीट हो चुका। अब जो हमारा जो नया चैप्टर शुरू होना वो क्या है, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें हम देखेंगे पहले तो इस चैप्टर में बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट ने जो अपना मानव जनन चैप्टर है अगर उसको कंप्लीट नहीं किया तो इस चैप्टर में क्या है आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी। कि जैसे हम जब उसमें बताएंगे एमनियोसेंटेसिस, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी जांच कैसे करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो होता क्या है। अगर आपने प्रीवियस अपना जो वीडियो चैप्टर है अगर वो कंप्लीट नहीं किया, अगर आप प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट करके इस चैप्टर पे आओगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आपको हर चैप्टर की वीडियो एक कोऑर्डिनेट वे में दिए जाते हैं, तो आपको हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होता जाए। अगर आप सोचो कि कहीं से भी घुस के कुछ भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो हमारा पिछला चैप्टर हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, फिर इस चैप्टर पर आइए। अब इस चैप्टर में हमें बात करनी है जनन स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब जनन स्वास्थ्य होता कैसा, आपने मैक्सिमम लोगों के मुंह से सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति है उसको हेल्थ के बारे में ही बोल दे। पहले आपको तो एक हेल्थ की परिभाषा बता दें कि व्यक्ति ने देखा कि वो सामने से जो व्यक्ति जा रहा वो अच्छा खासा मोटा ताजा उसको दिख रहा, तो उसको कह दिया कि ये व्यक्ति बहुत हेल्दी या स्वस्थ है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है कि उसका तो आपने फिजिकल देखा, आपने उसको कह दिया कि ये स्वस्थ है, हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तो इसलिए हम किसी चीज को देख करके जज नहीं कर सकते कि वो हेल्दी है या नहीं है। इसी प्रकार से अपने जनन स्वास्थ्य में होता। इस चैप्टर में क्या कि कॉन्सेप्ट बहुत कम होंगे, बस इसमें हमें एनसीईआरटी की लाइन को समझते हुए पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते हुए जाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक फ्लो चार्ट बना के जैसा कि अपने प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट करते आए, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी होगी, उस लाइन को हमें डिकोड करना है, हमें समझना है कि उस लाइन का मतलब क्या है। तो हम आपको क्या करते हैं, नोट्स के फॉर्म में आपको पूरी थ्योरी दी है, तो उसमें हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है अपना, जनन स्वास्थ्य, ये जो अपना है इसको क्या बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे से बढ़ने से पहले कि जो हर बार की जो अपनी प्रथा है उसको पूर्ण करते हैं। इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन दिए थे अपन ने प्रीवियस लेक्चर में, उन क्वेश्चन के कुछ आंसर देते हैं। जिन बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए हैं वो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिए हैं, अब जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आएंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो ये भैया होती है अपने क्या प्रीवियस जो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसकी प्रीवियस लेक्चर का ये कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, उसके हम आंसर देते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखते हैं इनके आंसर्स। अब इसमें पूछा है कि जो जनन मार्ग है, जनन मार्ग का निर्माण कहां से होता है, तो जनन मार्ग का जो निर्माण है वो योनि और ग्रीवा से मिलकर के होता है। अब जनन मार्ग बर्थ कैनाल, जहां से क्या बच्चा अपना शिशु का क्या होता है प्रसव होता है, तो ये किससे मिलकर के बना होता है, ग्रीवा या सर्विक्स प्लस योनि या वजाइना, इनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, अपने जनन मार्ग का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देखें जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआती दिनों में जो अपनी माता होती है प्रसव के बाद जो शुरुआती दिनों में जो मिल्क का श्रावण करती है या दुग्ध का श्रावण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस दुग्ध का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, कोलेस्ट्रम। क्या था, कोलेस्ट्रम। इसी को हमने खीस बोला था, क्या बोला था, खीस भी बोला था। अब आपको पता है कोलेस्ट्रम का यूज वगैरह भी बताया था कि कोलेस्ट्रम में होता क्या है और ये क्यों जरूरी होता है, डॉक्टर इसकी सलाह क्यों देता है, इसकी बात हमने की अपने प्रीवियस वीडियो में। जिन्हें नहीं देखा वो वहां पर उसको जाकर देख सकते हैं। अब यहीं पे हम पूरा बताएंगे तो फिर इस चैप्टर का इस लेक्चर का मतलब क्या होगा, प्रसव के दौरान गर्भाशय की संकुचित परत, जो अपना क्या होता है, अब प्रसव होता है या पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है डिलीवरी के टाइम, आप डिलीवरी वर्ड से परिचित होंगे। जो अपना प्रसव का जो समय होता उस दौरान जो अपना यूट्रस या गर्भाशय होता उसकी किस परत में, अब तीन परतें थे, जो किस परत में क्या होता है, संकुचन होता ताकि अपना जो शिशु है वो बाहर निकल गया। तो कौन सी परत थी वो, पेशी स्तर। कौन सी, पेशी स्तर या मायोमेट्रियम, पेशी स्तर या मायोमेट्रियम। इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें अगला देखते हैं हम, जनन मार्ग को फुलाने वाला हार्मोन। वैसे तो जो अपना जनन मार्ग होता फुलाना या डायलेट करना, मतलब उसको जो पहले सकरा था उसको क्या करते, चौड़ा करते, वाइडर करने का कार्य करता।
वो जो हार्मोन निकलता था वो रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य था। लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन कौन कौन मुक्त कर रहा था? सबसे पहले तो अपना प्लासेंटा मुक्त कर रहा था। कौन कर रहा था? प्लासेंटा। प्लासेंटा के अलावा भी एक रिलैक्सिन हार्मोन मुक्त होता, वो कौन सा पार्ट था अपना? ओवरी, ये अंडाशय वाला भाग था। तो अंडाशय कौन सा हार्मोन मुक्त कर रहा? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। यही जो हार्मोन है वो क्या करता है? जो अपनी बर्थ कैनाल है उसको चौड़ा करने का, उसको डायलेट करने का कार्य करता है। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये अपने क्या है? आंसर्स हैं। ये आपको क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने ये चैप्टर है अपना जनन स्वास्थ्य, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, जैसा कि बताया कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं है, बस इसमें क्या थ्योरी कंप्लीट करनी है। और थ्योरी ऐसी नहीं कि थ्योरी आपने रीड कर ली, डायरेक्ट आपने रट लिया। आपको थ्योरी का मतलब भी समान समझाएंगे, कहानी के तौर पर बताएंगे, जिससे आपको वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य। तो अपने क्या है? एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप WHO वर्ड सुना होगा आपने। तो अपना क्या है? एक संगठन है जो कहां पर स्थित है? जेनेवा में। नीट में ये क्वेश्चन आ गया था कि जो अपना WHO वो कहां स्थित होता? कहां स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। इतना आपको क्लियर है? हो सकता है अगर आपको याद रह जाए जेनेवा तो याद कर लेना, एक बार नीट के क्वेश्चन, नीट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है या विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, अब उसके अनुसार देखते हैं कि जो जनन स्वास्थ्य, जो एक जनन मतलब जनन रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कैसे समझेंगे कि वो व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ है। तो WHO के अनुसार हम देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति सभी पहलुओं में, एस्पेक्ट में स्वस्थ हो। जैसे कि सबसे पहले क्या? शारीरिक, पहले तो वो फिजिकल रूप से फिट हो। इसके अलावा दूसरा भावनात्मक, इमोशनल रूप से। अब ऐसा नहीं कि वो रुद्र है और उसको बच्चे भी पैदा करना तो एकदम रौंदते हुए चला जाए, तो इन सब चीजों का भी देखना। व्यवहारात्मक, उसका व्यवहार अच्छा है या नहीं है। इन सब चीजों को किसने ऐड किया था? अपने WHO ने ऐड किया था। किसमें? जनन स्वास्थ्य में। एक जो जनन रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? एक तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो और व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ हो। ये थे अपने ये 3 पॉइंट। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो अपने WHO ने जो परिभाषा दी थी उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट या कौन कौन से पहलू लिए गए थे, जिससे हमें पता चले कि जो व्यक्ति है वो जनन रूप से स्वस्थ है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं जनन स्वास्थ्य समाज। जो अपना अब कहा जाए कि ये जैसे मान लो कोई एक सोसाइटी है, अब उसको हम कह दें कि ये जो सोसाइटी है पूर्ण रूप से क्या है? स्वास्थ्य है, जनन रूप से स्वस्थ है। अब वो कैसे निर्मित होगी? तो वो क्या होगी? जो व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ होगा, अब आपको पता है सोसाइटी या समाज का निर्माण कैसे होता है? एक से अधिक लोग इकट्ठे हो वहां पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी या समाज बोलते हैं। अगर उस सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में जनन रूप से स्वस्थ व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो वो सोसाइटी कैसी हो जाएगी? जनन रूप से स्वस्थ समाज हो जाएगा वो। तो इसमें हम देखते हैं ऐसा समाज जिसमें उपस्थित लोगों के जनन अंग शारीरिक और कार्यात्मक रूप से स्वस्थ हो। अब आपको भी पता है कि अगर व्यक्ति के जनन अंग स्वस्थ होंगे तो वो व्यक्ति किस में आएगा? अपने स्वस्थ जनन व्यक्ति में आएगा अपना। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो जो समाज बनेगा वो भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, मान लीजिए कि जैसे एक सोसाइटी है, समाज है, उसमें व्यक्ति तो स्वस्थ है, जनन रूप से स्वस्थ है, लेकिन उनमें क्या है? आपस में एक भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में उनकी समझौता नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा, तो वो जो जनरेशन है, अब जनन से होता क्या है? नई जनरेशन बनेगी तो उनके आपस में संबंध ही अच्छे नहीं होते, वो जो सोसाइटी या समाज को वो क्या हो जाएगा? बेकार मान लीजिए आप। तो इसी में इसी की बात की गई है। और समाज में उपस्थित व्यक्ति और समाज में उपस्थित व्यक्तियों में यौन से संबंधित पहलुओं में, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड जो भी अपने संबंध होते हैं वो भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से संबंध हो। मतलब जो उनके संबंध बनते हैं वो कैसे? भावनात्मक रूप से बने हों और व्यवहारात्मक रूप से। ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य बोलते हैं, जनन स्वस्थ समाज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया कि जो अपना समाज है, पहले तो आपको ये समझना कि जो जनन स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। तो जनन स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसके जनन अंग अच्छी रूप से कार्य कर रहे हो, इसके अलावा उसका जो भावनात्मक और व्यवहारात्मक और शारीरिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। वो हमारा क्या होगा? जनन स्वस्थ व्यक्ति होगा। अब जनन स्वस्थ व्यक्ति आपस में मिले, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, लेकिन सोसाइटी केवल जनन स्वस्थ व्यक्तियों के मिलने से नहीं होगी, उनके आपस में संबंध से भी होगी। अगर उनमें प्रेम की भावना रहेगी तो उससे जो वो सोसाइटी होगी, समाज होगा, वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? स्वस्थ समाज बोलेंगे। ये आपको इतना समझ में आया? अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और रणनीतियां। अब सरकार ने क्या किया कि जो भी अपनी क्या थी, जैसे जनन स्वास्थ्य आपको समझ में आ गया, जनन स्वास्थ्य समझ में आ गया। अब इसमें भी क्या होती है? कुछ कमी होती है,
उन कमियों को भी दूर करना, कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा भी अपनी बहुत से मुद्दे होते हैं, उन पर बात करेंगे, जैसे जनसंख्या वृद्धि, इसको कैसे रोका जाए। तो और अपनी यौन संचालित रोग होते हैं, उनके बारे उनसे कैसे निपटा जाए। तो जो समस्या हैं और रणनीतियां, वो हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत करनी है। जो जनन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं और रणनीतियां, वो हमें इसी में क्या कंप्लीट करनी है चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर केवल बायोलॉजी में रखा गया, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस चैप्टर को हर डिपार्टमेंट के, जैसे मान लीजिए आर्ट का बच्चा, उसको भी इस वाले चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैथ का स्टूडेंट है, उसको भी इस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत बेसिक या आधारिक जानकारी है। ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो आपको जितना हो सके आपके मित्र वगैरह तो उनसे आप जानकारी शेयर कीजिए, और हो सके तो इन वीडियो या चैप्टर्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो इसके बारे में जान सकें। तो इसमें हम देखते हैं, अब इसमें आगे लाइन देखते हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। अब आपको भी पता है कि जनन की बात, अगर सेक्स से रिलेटेड कोई आप बात करेंगे तो उस पर एक आनाकानी सुन लेती है, वो आपको गलत समझने लगेंगे। मतलब आपकी इंटेंशन जरूरी नहीं कि इंटेंशन गलत हो, आप एक जानकारी की पर्पज से बात जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो सामने व्यक्ति बैठा है शायद हो सके वो आपको क्या गलत वे पर ले जाए, इसलिए ये इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन जो अपना इंडिया था वो उसने क्या था, विश्व स्तर पर क्या बात की थी और उन पर कार्यक्रम चलाए थे। उन कार्यक्रमों में कैसे, सबसे पहले जो अपना कार्यक्रम था वो तो परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन होता क्या है, फैमिली प्लानिंग। अब आप समझिए, जैसे माता पिता है, उन्होंने क्या किया, ढेरों बच्चे कर लिए, 7-8 बच्चे कर लिए। तो आप खुद समझिए कि जो माता पिता हैं उनकी इकोनॉमी लिमिटेड होगी, जो उनकी जो आय होगी वो भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। जो हो सकते हैं उनके खान पीन के जो सोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो आप समझिए, अगर 6 बच्चे हैं, आप सोच के देखिए, अगर 6 बच्चे हैं और आपके पास सोर्स क्या कम है, तो आप 6 बच्चों पर वो सोर्स क्या अच्छे से नहीं दे पाएंगे। आप मान लीजिए वो 6 बच्चे हैं, आप हर बच्चे पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। जो माता पिता है 6 बच्चों पर क्या है, बराबर से ना ध्यान दे पाएगी, ना उनके क्या देखभाल कर पाएगी। अगर उसी जगह पर 2 बच्चे होंगे, क्या होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो उन 2 बच्चों की क्या होगी, देखभाल भी बहुत अच्छे से होगी, उनका पालन पोषण भी अच्छा होगा और उनको पोषण भी क्या होगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो जो वो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एक तो क्या है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और अपने क्या, उन्हें संस्कार भी अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि हम हर बच्चे को, जो अपने माता पिता है, समान रूप से क्या समय दे पाएंगे, जिससे वो बच्चा क्या होगा, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर 6 बच्चे रहेंगे या मान लीजिए मान लीजिए संख्या ज्यादा है बच्चों की, तो उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती। आपको भी पता होगा, आपने आसपास देखा होगा, या आप खुद से रिलेट कर सकते हो उस चीज को, कि मान लीजिए अगर आपके घर में 2 लोग हो, आप दो भाई बहन हो, तो उसमें क्या, आप पर ध्यान ज्यादा दिया जाता। अब उसी जगह पर 6 लोग हो जाते, तो हो सकता है आपके लिए, आपके माता पिता की आय उतनी ना हो कि आपको उतने कपड़े दिला पाए या आपको खान पीने के लिए उतना सामान अवेलेबल करा पाए। हो सकता है अगर ज्यादा है, अगर आपकी माता पिता की आय ज्यादा, तो हो सकता है वो उतनी देखभाल ना कर पाए, हर बच्चे पर बराबर ध्यान ना दे पाए। तो ये होता है फैमिली प्लानिंग में। तो फैमिली प्लानिंग में बारे में क्या, सबसे पहले किसने बात की थी, अपने इंडिया ने बात की थी। किसने बात की थी, इंडिया ने। और कब बात की थी, 1951 में। ये हो सकता है आपको पूछा जाए, 1951। इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बस एक एक वर्ड को समझते जाना कि इसका मतलब क्या है। अब जो अपना इंडिया था, अब उसमें क्या किए, जो अपना उन्होंने फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन या परिवार कल्याण योजना जो चलाई थी, उसमें क्या किए, कुछ चेंजेस किए। पहले उसमें क्या थी, माता पिता को ही मतलब उसमें जागरूक किया जाता था या उनके बारे में बात की जाती थी। उसके बाद उसमें कुछ क्या चेंजेस किए गए, परिवर्तन किए गए। तो उनमें क्या किया, बच्चों को भी क्या इन्वॉल्व किया गया, बच्चों को भी ऐड किया गया। मतलब जो अपने शिशु होते हैं उनकी भी देखभाल के बारे में भी क्या कुछ पॉइंट रखे गए या कुछ शर्तें रखी गई। तो देखते हैं इसमें, जनन स्वास्थ्य में कुछ और सुधार किए गए, जिसमें जनन स्वास्थ्य के साथ ही साथ शिशुओं की देखभाल को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इतना समझ में आ गया। जनन स्वास्थ्य के अलावा उसमें जो अपने शिशु होते हैं, जो बेबी बर्थ होते हैं, जो प्रसव के बाद जो अपने शिशु होते हैं, उनकी भी देखभाल, या उससे भी एक से मान लीजिए 5 वर्ष या 10 वर्ष की इसके जो अपने शिशु होते हैं, उनको भी क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। किसमें, जनन स्वास्थ्य में। और जब इसको ऐड किया गया तो उसको एक नया नाम दिया गया। कौन सा, जनन स्वास्थ्य एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम या शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसको हमने नाम दिया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसी को हमने शॉर्ट में लिखते हैं इसको RCH। आपने RCH वर्ड कहीं लिखा देखा होगा, तो उसका मतलब यही होता है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कैसा, आपने जनन स्वास्थ्य समझा। अब जनन स्वास्थ्य में आया अपना कौन सा, फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग में क्या किया, कुछ चेंजेस किए गए या परिवर्तन किए गए। अब उसको हमने नाम क्या दे दिया, रिप्रोडक्टिव एंड
चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, तो ये आपको क्लियर है, ये आपको नाम हो सकता है याद रखना चाहिए। आपको हो सकता है इसमें पूछा जाए कि जो अपनी फैमिली प्लानिंग है उसमें क्या चेंजेस किए गए थे, और चेंजेस करने के बाद उसका जो नामकरण था वो क्या था। तो उसमें चेंज क्या किए गए थे, शिशुओं की देखभाल को भी उसमें उस प्रोग्राम में क्या किया था, ऐड किया गया था, और उसका जो नामकरण किया था वो क्या किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इतना आ गया समझ में आपको। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को परिवार नियोजन के अंतर्गत रखा गया। ये लिखा वही पॉइंट जो हमें आपसे बोला कि जनन स्वास्थ्य एवं शिशु से स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को परिवार नियोजन के अंतर्गत रखा गया, और परिवार नियोजन को जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा गया। हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना ही जनन स्वास्थ्य है। ये सब ये जो अपने जो पॉइंट आ रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आ रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करना ही सरकार का उद्देश्य है। ये जो अपने जनन स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें उसका मोटिव क्या है सरकार का, कि अधिक से अधिक उसके बारे में क्या जागरूकता फैले, क्या फैले जागरूकता। और इस जागरूकता को फैलाने का भी रीजन है, वो रीजन अभी हम आगे बात करते हैं। जैसे अपनी जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोका जाए, यौन संबंधी जो बीमारी हो रही है उनको भी रोका जाए, इन सब चीजों की क्या जानकारी देंगे। अब इसमें देखते हैं कि जनन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता। अब जनन संबंधित पहलुओं के बारे में जो जागरूकता दी है वो सरकार ने किस किस माध्यम से दी है वो भी देखते हैं। श्रव्य तथा दृश्य, ऑडियो विजुअल, ऑडियो या विजुअल, ऑडियो आपने देखा होगा कि वो रेडियो वगैरह चलते थे पहले, उसके थ्रू। विजुअल आपको पता है टेलीविजन की वगैरह, टेलीविजन के थ्रू। और प्रिंटेड मीडिया, अब प्रिंटेड मीडिया आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब पोस्ट ऑफिस की जो टिकट मिलती थी उसमें भी क्या होती, फैमिली बनी रहती थी, एक फैमिली बनी रहेगी, उसमें 2 बच्चे दिखाई देंगे। इसके अलावा अपने रेल टिकट लेते थे उसमें भी यही प्रिंट। तो सरकार ने बहुत से नियम, मतलब बहुत से क्या परिवर्तन किए ताकि लोगों को क्या जागरूक किया जा सके, किसके प्रति, जनन स्वास्थ्य के प्रति। अब उसका मोटिव ही वही था कि अपनी एक तो जनसंख्या पर क्या रोक लगाई जाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जो अपनी देश की जनसंख्या देखा जाए तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा। अब प्रेजेंट टाइम पर अगर अभी एनसीईआरटी में 2021 की जो जनगणना है उसको अभी ऐड नहीं किया गया, अगर उसको ऐड करेंगे तो अभी करंट की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 138 करोड़ है। कितनी है, 138 करोड़। तो जनसंख्या क्या बहुत बढ़ रही है, और उस जनसंख्या पर रोक लगाना ही हमारा क्या काम है। और हम कैसे समझ में आएगा कि हमें जनसंख्या पर रोक लगाना क्यों है और क्यों जरूरी है और कैसे लगा सकते हैं, वो सब हमें इसी अध्याय में कंप्लीट करना है हमें। तो इसमें देखते हैं सरकार ने क्या किया, ऑडियो विजुअल और मुद्रित प्रिंटेड मीडिया की सहायता और गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये होते अपने एनजीओ वगैरह, क्या होते हैं, एनजीओ आपने सुना होगा। तो इन सब की मदद से क्या किया, लोगों को जागरूक किया, किसके प्रति, जनन स्वास्थ्य के प्रति, किसके प्रति, जनन स्वास्थ्य के प्रति। तो श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री एवं गैर सरकारी संगठन की मदद से जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए। ये कौन कर रहा है, अपनी सरकार करेगी। और सरकार का इसमें फायदा क्या है, सरकार का ये फायदा कि जितनी कम देश की जनसंख्या होगी उतने ही अच्छे से जो भी लाभ होंगे वो क्या जनता को प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएंगी, वही कहानी है जैसे फैमिली में मान लीजिए मान लीजिए 6 बच्चे हैं एक माता पिता के, तो प्रत्येक बच्चे को ना तो उतनी देखभाल मिल पाएगी, ना उतना ज्यादा पोषण मिल पाएगा। यही होता है। इसी प्रकार से अगर देश में जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो जो देश की सरकार है वो प्रत्येक नागरिक को ना तो बराबर क्या हुआ दे पाएगी, ना पोषण दे पाएगी, ना बराबर उसे योजनाओं का लाभ दे पाएगी, ना बराबर उसे क्या कोई भी काम वगैरह दे पाएगी। आपको भी पता, बेरोजगारी से बहुत अच्छे से परिचित है। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ी है। अब इसमें देखते हैं जनन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता के लिए माता पिता, सगे संबंधी और मित्र आदि भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब जनन स्वास्थ्य के बारे में जो सबसे पहले, अब पहली बात तो ये समझिए कि जो जनन स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो हमें किस किस माध्यम से मिल सकती है। एक तो हमारे माता पिता बताएं। माता पिता, जैसे मान लीजिए आप माता पिता से वो उस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलत है। वैसे आपको हर बात अपने माता पिता से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपका कोई सगा नहीं बैठा। तो आपको हर बात, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात अपने माता पिता से शेयर कीजिए। वो आपके हमेशा भले के लिए ही सोचेंगे। आपको लगता होगा कि नहीं हम मम्मी पापा से बताएंगे तो वो हमें मार पीट देंगे, तो मार पीट हो सकता है वो करें, लेकिन इसके अलावा वो जो भी तुम्हें सलाह देंगे वो आपके हित के लिए देंगे। और इसके अलावा इसमें जो एनसीईआरटी में लिखा तो सगे संबंधी हैं, लेकिन ये कलयुग का जमाना है, कोई सगे संबंधी नहीं होता अपने माता पिता को छोड़ करके। तो अब अपन को चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें जो लिखा है कि माता पिता और सगे संबंधी और मित्र। अब मित्र तो आप जानते ही, आपको क्या हर प्रकार की जानकारी देंगे। मित्रों को खुद पता नहीं कि वो जो जानकारी गलत है या सही है, लेकिन वो आपको जानकारी देंगे उस चीज की। इसलिए आपको क्या है,
कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? सबसे ज्यादा तो आप किस पर निर्भर रहिए? अपने माता पिता पर। अगर आपके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं है तो हो सकता है आपके रिलेशन में कोई भी क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उससे आप क्या संपर्क कीजिए, वो आपको इस चीज की क्या जानकारी दे। तो एनसीईआरटी में जो अपनी लाइन लिखी है उनका कहने का मतलब ये है कि जो अपने जनन स्वास्थ्य के बारे में जो जागरूकता देनी है वो किसके थ्रू जा सकती है? अपने कौन से माता पिता, सगे संबंधी और मित्र, ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करते हैं। किस बारे में? कि जो जनन स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो आगे पहुंचाने में। ये आपको क्लियर है? इसमें दिक्कत? अब इसके बाद हम देखते हैं कि विद्यालयों में एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है उस पर क्या है, विद्यालयों में खुलकर बात नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि अब जब आप 12th में पहुंच गए हो तो वो चैप्टर होता है तो वो मजबूरी बस टीचर को पढ़ाना पड़ता है। और इस पर बात क्यों नहीं होती है? ताकि वहां पर क्या हो, माहौल खराब ना हो। क्योंकि क्या होते हैं, एक तो स्टूडेंट बड़े बड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट की जो एज होती है वो लगभग अपनी प्यूबर्टी पास कर चुके होते हैं, 17 से 18 साल के हो जाते हैं जब वो क्लास 12th में पहुंचते हैं। इसके पहले वाले बच्चे भी अगर इस मुद्दे पर टीचर बात करता तो वहां पर स्कूल में क्या अराजकता ना फैले, इसलिए वो अपने जो अध्यापक होते हैं विद्यालय के इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करते। ये लेकिन ये गलत है। जब उनकी इस मुद्दे पर आप वो खुल के बात करेंगे, विद्यार्थी इसको समझेंगे। और सबसे बड़ा तो डिफॉल्ट ये होता है कि अपने जो विद्यार्थी होते हैं वो खुद इस बात को सीरियस नहीं लेते ना, उन्हें इस मुद्दे, बस उन्हें ये क्या है कि आसपास का जो समाज है उसने जो सीखा है कि इन सब चीजों की, आपने भी देखा होगा, इस चीज से आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर कहीं पर भी सेक्स से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो आप उनको, जो वो सोसाइटी उसको बिल्कुल अलग कर दोगे कि ये बेकार है। हो सकता कि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा बेकार हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति, हर व्यक्ति इस मुद्दे पर बात करे तो हर व्यक्ति क्या गलत। आपको इससे रिलेटेड जानकारी बहुत जरूरी है। किससे? जनन स्वास्थ्य से। जितनी भी सेक्स एजुकेशन होती है उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और ये जानकारी क्यों जरूरी है इसके बारे में भी अब आगे हम बात करेंगे। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। छुटकारा मिल सके। इसके अलावा भी क्या और रीजन हो सकते हैं? उन्हें पता चले कि हमारे साथ जैसा कोई व्यक्ति गलत कर रहा तो हमें पता चले कि ये आखिर इसकी नियत, इसकी जो इंटेंशन है वो क्या है। इसलिए हर एक विद्यार्थी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? यौन शिक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो एक तो गलत धारणाओं से बचे और गलत धारणाओं के अलावा वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके। वो सामने वाले की नियत समझ सके कि उसका मतलब क्या है। तो इसमें भी देखेंगे, जैसे आपने एक टाइम पर देखा होगा कि गुड टच बैड टच, इस पर भी एक क्या प्रोग्राम चल रहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या गुड टच और बैड टच, इस तरीके भी कुछ प्रोग्राम चलाए गए। वो सब जो उनका मोटिव था वो यही था कि बच्चे को जागरूक किया जाए कि उसका, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे 5-5 साल की छोटे छोटे बच्चों क्या होते हैं, रेप वगैरह हो जाते हैं। अब उनको बच्चों को तो नहीं पता ना, वो तो जो उस पर ट्रस्ट करके चले गए। लेकिन जब उसे इस चीज की अगर जानकारी देने लगेंगे, हम 6-6-7 साल के 10 साल के बच्चों से इस मुद्दे पर बात करें तो वो समझेंगे इस चीज को। तो यही सब चीजें होती हैं जो आपको इन सब चैप्टर में कंप्लीट करनी है। अब देखें, सही जानकारी प्रदान करना, तो अपना जो अगला पॉइंट है किसमें, जनन स्वास्थ्य में, वो क्या है? सही जानकारी प्रदान करना। अब किन किन मुद्दों पर क्या सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए? सबसे पहले तो जनन अंगों के बारे में। किसके बारे में? जनन अंगों के बारे में आपको सही जानकारी दी जाए। जैसे कि देखा होगा, चलो ये वाला पॉइंट, इस वाले में उसको कवर करते हैं। किशोर अवस्था में हो रहे परिवर्तन के बारे में सही जानकारी। इस वाला जो पॉइंट लिखा है ये खास करके लिखा है गर्ल्स वगैरह के लिए, जो प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं उनकी क्या होती है, आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो क्या होते हैं, कुछ जो गर्ल्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हर गर्ल्स को उस मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र के बारे में पहले से जानकारी हो। कुछ गर्ल्स होती है उनको जानकारी नहीं होती, तो क्या होती है, उससे घबरा जाती है। उसमें घबरा क्यों जाती है? क्योंकि उसमें क्या होती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग की वजह से उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, या हो सकता है उन्हें कुछ मतलब बीमारी या डिसीज वगैरह। तो जो अपने माता पिता हैं या माता खास करके वो करते हैं, अपने माता से बातें शेयर करते हैं, तो माता को क्या उस समय की पहले ही जानकारी अगर देती है तो उससे वो घबराएंगी नहीं। वो घबराएंगे नहीं तो वो क्या होंगे, उस चीज को आराम से हैंडल कर पाएंगे। इसमें आपको समझ में आ गया। और आपको बता चुके कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया। अब सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया क्यों जरूरी होती है? सुरक्षित और स्वच्छ इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बीमारियां क्या होती हैं कि अपन को क्या यौन के थ्रू हो जाती हैं। जैसे यौन या सेक्स क्रियाएं जो होती हैं उसके थ्रू क्या होती है, कुछ डिसीजेस होती हैं। अब जैसे कि एड्स वगैरह आपने सुना होगा, जरूरी नहीं कि एड्स, इसके अलावा भी क्या होती है, बहुत सी छोटी छोटी क्या होती है डिसीजेस हो जाती हैं। अब एड्स तो ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार हो जाए व्यक्ति को तो वो तो बस आप टाल सकते हैं मृत्यु को, वो मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर आपको एड्स है तो आप ये समझिए कि वो उस
समय को आप आगे ले जा सकते हैं, उससे बच नहीं सकते मेडिसिन के थ्रू। इसलिए क्या इन सब चीजों से पहले से अगर हम सतर्क रहेंगे, बच जाएंगे, तो भी बहुत जरूरी है। अब एक बात और आपसे कहनी है, जैसे एड्स के बारे में से आपने सुना होगा, कैसे कोई अगर व्यक्ति कहते कि उसे एड्स है तो लोग उसे एकदम हीन भावना से देखते हैं। अब जरूरी नहीं उसे एड्स की सेक्स के थ्रू ही हो या यौन क्रियाओं के थ्रू हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जब रक्त का आदान प्रदान किया उसके थ्रू भी हो सकता है। तो अभी हम इस पर बात करेंगे जब अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला जो चैप्टर उसमें कंप्लीट करेंगे पूरे एड्स के बारे में बहुत अच्छे से। तो आपको बताएंगे कि एड्स किस किस रीजन से भी हो सकता है, आगे समझ में। तो यौन संचारित जो रोग होते हैं वो अपने कैसे एड्स वगैरह के बारे में भी क्या हो जानकारी देनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या कुछ रणनीतियां होती हैं। अब रणनीतियां कैसी जनन स्वास्थ्य के लिए वो भी देखते हैं। जनन स्वास्थ्य का मतलब आप अच्छे से क्लियर रखना कि जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है जो जनन रूप से स्वस्थ है। अब जनन रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही क्या जनन स्वास्थ्य समाज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जनन स्वास्थ्य का निर्माण तभी हो पाएगा जब उसकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक नियंत्रित पेपर होगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी तो वो पोषण की क्या होगी, कमी होगी, जिससे उनमें क्या होगी, अराजकता भी फैलेगी। विशेष रूप से जननक्षम जोड़ियां, ये जो रणनीतियां हैं किसकी, जनन वगैरह की, इसकी जानकारी किन किन को होनी चाहिए। एक तो जो अपनी जननक्षम, जो मान लीजिए इनकी नई नई शादी हुई है या फर्टाइल कपल है, जो अपने क्या 24 से या 23 साल की जो भी गर्ल्स या बॉयज हैं, उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी अपने विवाह योग्य या जिनकी शादी हो चुकी है उन सबको भी किसके बारे में, अपने इस मुद्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे गर्भ निरोधक विकल्प, जो अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, इससे क्या होती है, गर्भता को रोका जा सकता है या प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता, प्रेगनेंसी को भी रोका जा सकता है। ये अपनी क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इनके बारे में तो हमें बहुत खुल के बात करनी है इसी चैप्टर में। इसके अलावा देखते हैं हम दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, गर्भवती माताओं की देखभाल। अब गर्भवती माताओं की देखभाल कैसे, कि जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल। अब प्रसवोत्तर का मतलब ये होता है कि जो लेडी है या प्रेग्नेंट थी या गर्भवती थी, उसने क्या किया, बेबी को बर्थ दे दिया, तो वो अपनी कौन सी प्रक्रिया थी, प्रसव वाली पार्चुरेशन, जो अपनी कंप्लीट किया। तो जो प्रसव की क्रिया हो जाती है उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री है, उसने प्रसव किया, बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद कम से कम उसे 6 हफ्ते का आराम करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे पहले की पुरानी प्रथाएं होती थी कि गांव साइड के जो लोग थे तो बहुओं को मतलब ये समझिए कि आप घर की नौकर की तरह ट्रीट करते थे। उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, 5-6 दिन बाद उनको फिर से काम पर लगा दी, तो ये गलत है। कम से कम उसे 6 हफ्ते का क्या आराम मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपको भी पता है कि प्रसव के दौरान उसने कितनी पीड़ा सही है। जब प्रसव की प्रक्रिया होती है उस टाइम पर कम से कम 206 हड्डी टूटने का क्या होता है, दर्द फील करती हैं वो आपकी जो माँ वगैरह, तो आपको उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। तो जो माँ और बच्चे होती हैं उनकी प्रसव के बाद देखभाल करनी चाहिए। बाकी आपको समझ में आ गया कि माँ को अच्छा पोषण देना चाहिए, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम पोषण था वो किसने खींच लिया था, जो उसके अंदर शिशु था। शिशु एक हिसाब से पैरासाइट की तरह, परजीवी की तरह क्या करता, कार्य करता। जो भी माता ने खाया उसको सबको खींच लेता खुद, तो जितना भी पोषण था वो तो शिशु ने ले लिया, तो उसके अंदर भी क्या होती है, पोषण की कमी आ जाती है। तो प्रसव के बाद उसको पोषण मिलना चाहिए, किसको, माँ को, और उसके साथ ही साथ आराम भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा बच्चे की भी देखभाल बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं बच्चा हो गया तो बच्चे की कोई देखभाल ही नहीं हो रही, कहीं भी कोई भी पाउडर वाला या पैकेट वाला दूध पिलाते जा रहे। तो ये भी देखना है कि जो अपनी माँ है उस बच्चे को कम से कम 6 महीने से 1 साल तक बराबर अपनी क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराए, जो अपनी अब उस जो माता का दुग्ध है वो खुद उसे पिलाए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं स्तनपान का महत्व। ये भी आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होती है, स्तनपान क्यों जरूरी होती है। स्तनपान आपको पता है कि जो अपनी मदर्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, जो डायरेक्ट कहाँ जाती है, बच्चे के बॉडी में, क्योंकि बच्चा शुरू से तो वो बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, तो वो कहाँ से मिल जाती है, उसको माता के थ्रू मिल जाती है। इसलिए माता का दूध बहुत जरूरी होता है, किसके लिए, शिशु के लिए। अब इसके बाद देखते हैं लड़का या लड़की को समान महत्व एवं अवसर प्रदान करना। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। अब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, अब वो चाहता कि मुझे लड़के हों, मान लीजिए उसके 4, अब ये नहीं है कि अब तो जो प्रेजेंट टाइम पर केस ही है, ये पहले बहुत होता था, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। अब लड़की नहीं चाहिए इसका भी रीजन है कि उन्हें दहेज ना देना पड़े, और भी अदर रीजन होते हैं कि अगर लड़का होगा तो वो बाहर काम करेगा, वो पैसे घर पर लाएगा।
और क्योंकि वो समझती नहीं थी कि लड़कियां क्या बाहर जाकर के कोई रोजगार कर सकती हैं, कुछ पैसे ला करके दे सकती हैं, तो उनकी सीधी मानसिकता थी कि लड़के ही होते हैं जो घर को चलाएंगे, लड़कियां तो केवल घर पर खाना बनाएंगी। तो इन सब चीजों को क्या आगे आगे अब तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। अगर पहले के समाज को अगर आप तुलना करें तो जो जनसंख्या में वृद्धि का जो मेन मोटिव है वो यही है। मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है, उनकी 4 लड़कियां हो गई हैं, उन्हें बच्चा चाहिए, वो फिर भी बच्चे करे जा रहे। आप सोचिए कि 4 वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वो बच्चे की चाहत में और बच्चे पैदा करेंगे, तो हो सकता है वो लड़कियां ही हो, मान लो नहीं लड़का हो, तो वो ये क्रम जारी रखेंगे। तो उन्हें बताना चाहिए कि आपको मान लीजिए लड़की हो गई है तो आप लड़कियों में संतुष्ट रहिए, लड़की कोई बुरी चीज नहीं है, वो भी क्या है आगे बहुत कुछ कर सकती है, बस आप उन्हें मौका तो दीजिए, अवसर दीजिए। इसी प्रकार से कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके मान लीजिए 4-5 लड़के हो गए, उन्हें लड़की की ख्वाहिश है तो वो इस केस में करते हैं। तो इसलिए लड़का एवं लड़की अब की जो जनरेशन है उसमें क्या है, सरकार आपने भी देखा होगा कि सरकार क्या होती है, बराबर दोनों को, लड़का लड़की को बराबर क्या करती है, अवसर प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि जो लड़का लड़की एक समान वाला जो नारा चलाया था वो भी जरूरी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान वो इसीलिए था क्योंकि पहले जो मानसिकता थी कि लड़की होगी तो उन्हें दहेज देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा, और लड़का होगा तो हमें दहेज मिलेगा। तो ये जो दहेज प्रथा थी इसने बहुत कुछ बिगाड़ा और ये गलत है, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि पूर्ण तरीके से बंद हो गया, बस ये पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया। दहेज अभी लेना बंद नहीं हुआ, अभी भी चलता है, आपने खुद देखा होगा, हम खुद देखते हैं, तो हम इस बार नहीं कह सकते कि अब दहेज बंद हो गया। दहेज प्रथा अभी भी चलती है, बस उतना क्या है नहीं, अब उतना ज्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह किया जाता है, लेकिन दहेज प्रथा भी चल रही है, वो बहुत गलत है। और अभी भी कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि लड़कियां ना हो लड़के हो, इसी चक्कर में क्या होते हैं वो लाइन लगाए रहते हैं और जनसंख्या में क्या होती है वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं अब ये जो पॉइंट है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अब यही तो हमने कवर कर दिया इसमें कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। ये सब जनसंख्या वृद्धि, एक तो पहला वाला ये गर्भ निरोधक विकल्प, इसका यूज करके जनसंख्या में वृद्धि रोका जा सकता है। अभी और भी बात करेंगे हम कैसे कैसे हम जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण पा सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी जानकारी। अब यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी जानकारी ये वही बात है गुड टच और बैड टच वाली, कि मान लीजिए कोई बच्चा उसे जानकारी नहीं है उसके साथ हो क्या रहा, समझे। तो ये सब वही है कि आपको अगर उन बच्चे को जानकारी हो तो वो इन सब चीजों से बच पाएगा, वो रेप विक्टिम वगैरह नहीं बन पाएंगे, उनके साथ ऐसी कुछ घटना नहीं हो पाएंगे जिससे क्या उन्हें दिक्कत हो आगे। तो अगर उसे जानकारी हो तो वो सही समय पर समझ जाएगा और उससे दूर हो जाएगा जो भी अदर पर्सन है, तो इसमें कोई दिक्कत होगी। अब इसमें क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नया टॉपिक है वो भारत में जनसंख्या वृद्धि। अब भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है ये क्या है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू समझिए। जनसंख्या की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसा कि आपको जनसंख्या से हमने रिलेट करके बताया था कि आपकी फैमिली से ही आप समझ लीजिए, आप मान लीजिए 6-7 भाई हैं, मान लीजिए 6 भाई हैं, आपके पिताजी 1 दर्जन केले लाते हैं, तो पर बच्चे के लिए कितने 2 केले पड़ेंगे। अगर उसी जगह आप 2 भाई होते तो आप ऐसे में 4-4 आते। इसी हिसाब से जो अपनी देश होता है, जो देश चलता है इस हिसाब से चलता। अगर जनसंख्या कम होगी तो सरकार जो भी योजनाएं निकालेगी वो क्या होगी, पर व्यक्ति को अच्छी मात्रा में मिल पाएगी और पर व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिल भी सकेगा। अब जनसंख्या ज्यादा होती तो क्या होता, पर व्यक्ति को वो योजना का लाभ मिल भी नहीं पाता। यही होता अपना क्या जनसंख्या वृद्धि में जो नुकसान होती है, यही सब है। अब हमें इसमें क्या है, जितना भी अपना एनसीईआरटी का डाटा था, जो भी लाइन थी, सब वही इसमें दिया गया, अपने नोट्स में है। तो हम क्या करेंगे, रीड करते आएंगे और हर एक लाइन को आपको डिकोड करते आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट वाली कोई बात है नहीं है, बस आपको क्या है हर एक लाइन का मतलब समझाना है। तो इसमें देखते हैं हमारी जनसंख्या, पहले तो पेन चेंज कर, हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन या 35 करोड़ थी। अपना जो देश था जब आजाद हुआ था उस समय पर जो अपनी देश की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 35 करोड़ थी। और आज के समय में देखा जाए करंट सिचुएशन जो भी 2021 में जनगणना हुई है वो अपनी अभी क्या बुकों में आई नहीं है, लेकिन अगर जो उसकी जनसंख्या की गणना हुई है, क्योंकि 10 साल के अंतराल में होती है, पहले 2011 में होती, तो 2011 में होती तो वो क्या थी 121 करोड़ या 125 करोड़ के आसपास अप्रोक्स में थी। और जो अभी की जो करंट टाइम जो जनगणना हुई है वो कितने 138 करोड़ है, कितनी 138 करोड़ 1.38 बिलियन। तो हम इसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी में कितना दिया गया, तो आजादी के समय जो अपनी जनसंख्या थी वो कितनी थी 350 मिलियन या 35 करोड़। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो आप इतना गणित लगा लोगे। वह मई किसमें, मई 2000 में कितनी हो गई थी अपनी 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ के आसपास। अपने जो देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर जो जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी, और जब 2000 में मई 2000 में जब जनगणना हुई तो उसकी जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी, 100 करोड़ पहुंच गई थी। कितनी, 100 करोड़।
अब 100 करोड़ से ऊपर है 100 करोड़, अब अप्रोक्स दिया गया डाटा एक। तथा मई 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितनी हो गई थी 120 करोड़, कितनी 120 करोड़। और जो अभी अभी करंट का डाटा कितना बुक्स में क्या अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अभी करंट में 2021 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार अगर जनसंख्या देखी जाए तो वो कितनी हो गई है 138 करोड़ हो गई है। अब हम इस बार इस टॉपिक में यही कंप्लीट करना कि जनसंख्या से कितने नुकसान है, कितना कितना भयंकर नुकसान है जनसंख्या में, ये आपको समझना है। इसमें इसका भी पर्याय है कि आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति क्या है भारतीय है। अगर एक हिसाब से पूरी जो विश्व है उसकी जनसंख्या से तुलना की जाए अपनी भारत की जनसंख्या की, तो वो क्या है हर व्यक्ति, अगर विश्व से देखा जाए अगर 6 व्यक्ति विश्व के उठाए जाए तो उसमें जो छठवां व्यक्ति, मान लीजिए 5 व्यक्ति जो है पूरे देश के अदर देश के हैं और जो छठवां व्यक्ति होगा वो क्या है भारतीय। तो आप समझिए आपकी जो भारत की जनसंख्या वो कितनी होगी। अगर आप 2050 तक देखेंगे तो ये जनसंख्या क्या होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 160 करोड़ के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 160 करोड़। और ये जो होगी, ये जो डाटा है वो क्या होगा विश्व की जो जनसंख्या में सबसे आगे हो जाएगा अपना भारत देश। इसी हिसाब इसलिए हमें क्या करना अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना। तो अभी इसी टॉपिक में हमें क्या जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें, उसकी जो हानि है वो भी हमें सब समझना है इसमें। अगर इसी दर से क्या हुआ जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रही तो 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 160 करोड़। कितनी 160 करोड़ 1.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए इसलिए क्या है शिक्षा बहुत जरूरी है। अब मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब जो मानव जनसंख्या की जो वृद्धि है उसके कारण क्या है तो समझ लीजिए पहले क्या था, जो पहले की सिचुएशन थी, पहले जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ी, अब नेचर को लगा कि अब ज्यादा बढ़ रहा है उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही तो कुछ आपदा वगैरह आई। जैसे मान लीजिए अब उत्तराखंड में बाढ़ आई, आपने देखा था वहां पर जब बादल वगैरह फटे थे तो उससे क्या था बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। और पहले क्या होता था कोई जैसे मान लीजिए बीमारी आ गई, उस टाइम पर हैजा एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। अगर हैजा हो गया तो पूरे पूरे गांव के गांव क्या हो गए थे साफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज्यादा क्या थी चिकित्सक सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो जो अपनी प्रकृति का जो संतुलन था वो क्या बनाए रखे थे। लेकिन अब के जो जमाने में क्या है कि इतनी ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं कि प्रकृति कुछ भी कर ले, हर एक समस्या का क्या समाधान ढूंढ लिया किसने, मनुष्य ने। तो इसलिए क्या होती है प्रकृति भी अब कुछ नहीं कर पाती है। अगर मान लीजिए अभी करंट टाइम में आपने देखा होगा कोरोना एक इतनी बड़ी बीमारी थी कि अगर टेक्निक्स या सुविधाएं अभी चिकित्सक सुविधा उपलब्ध नहीं होती, मान लीजिए कि देश आधा देश तबाह हो सकता था। लेकिन इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने की वजह से क्या है वो जनसंख्या पर वृद्धि मतलब उस पर जो रोग है उसको नियंत्रित कर लिया गया। अगर उस टाइम पर जो अपने देश की आजादी के पहले के टाइम पर अगर वो बीमारी आई होती तो बहुत ज्यादा क्या होता जनसंख्या क्या हानि हुई होती, उससे जनसंख्या में बहुत कमी आई होती। लेकिन अब क्या है कि हमने क्या अपने जो मनुष्य है उसने हर चीज को अपने हिसाब से कर लिया। अब प्रकृति कुछ नहीं कर पाती, प्रकृति के हिसाब प्रकृति को हुई है उसने क्या अपने हिसाब से कर लिया, जो बहुत अभी आगे जाके बहुत दिक्कत देगा मनुष्य को। सामान्यतः प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अकाल, अकाल मतलब होता समय खराब होना, अकाल महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोपों आंधी तूफान सूखा एवं बाढ़ आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती थी। पहले जो हमने बताया आपको कि जब क्या थी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तब प्रकृति ही अपने आप में संतुलन कर लेती थी कि जितनी जनसंख्या चाहिए उतनी ही रहे उसमें। लेकिन अब क्या है कि सुविधाएं बहुत ज्यादा होगी, मनुष्य ने तकनीकी सुविधाएं बहुत ज्यादा कर ली तो प्रकृति से भी निपट लेते हैं। अब तो ये सबसे बड़ा रीजन ही मान सकते हैं आप जनसंख्या वृद्धि में। पहले उतनी ही जनसंख्या थी जितनी उसको जरूरत रहती थी नेचर को। आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर क्या है बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब मानव की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसे बढ़ रही है तो उस वृद्धि बढ़ने के जो प्रमुख कारण है वो देखो। निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर क्या है कि जो हमारे जो ग्रामीण एरिया होता है हमारे देश में लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न या लो है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, जो यह विश्वास करती है कि जितने ज्यादा उनकी संतानें होंगी उतना ही ज्यादा क्या होंगी धन कमाएंगे। जो गांव साइड की जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनका मानना ये होता कि जितने ज्यादा हम संतान उत्पन्न करेंगे उतने ही ज्यादा वो लोग काम करेंगे और काम करके उतने ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन उन्हें इनके नुकसान पता नहीं है। अगर उन्हें इनके नुकसान बताए जाएंगे, उन्हें पता होता तो वो बच्चे पैदा ही नहीं करते। तो यही चीज है जो आपको क्या शिक्षित बहुत होना बहुत जरूरी है। और खास करके इस मुद्दे की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के नुकसान क्या है। आज हमें केवल जनसंख्या वृद्धि पर ही बात करनी है कि कैसे उसको रोका जाए, उसकी क्या क्या हानि है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है।
प्रमुख कारण है अशिक्षा। अशिक्षा, गांव के जो पिछड़े ग्रामीण लोग हैं उन्हें क्या है, इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि से कितना नुकसान होना है। आप जो 6 बच्चे कर रहे हैं, सरकार जो भी सुविधाएं देंगी तो उन 6 बच्चों को क्या होंगी, अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो उनका धन कमाना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आगे चल करके उन्हें खाने पीने के भी क्या लाले पड़ सकते हैं। तो आपको इतना समझाना है, आपके पास में जो भी चाचा ताऊ वगैरह रहते हैं उनको बताओ कि ये जनसंख्या जो कर रहे हो अभी बच्चों को क्या लाइन लगाए हैं, उनको क्या समझाओ आप कि नहीं चाचा ये गलत बात है। बहुत से बहुत अभी एक नारा चलाता हम दो हमारे दो, अभी कुछ समय पर ये सिचुएशन ये आ जाएगी कि हम दो हमारे एक, क्योंकि हमें जनसंख्या को रोकना है। अभी क्या है, जनसंख्या को हम रोके हुए हैं एक हिसाब से, अगर हम दो हमारे दो के हिसाब से चल रहे, अब कुछ समय बाद क्या करना पड़ेगा, हमें जनसंख्या का ग्राफ नीचे ले जाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, नारा हम दो हमारे एक, ये करना पड़ेगा, तभी जनसंख्या में क्या होगा, गिरावट आएगी। अगर ऐसे ही कंटिन्यू बड़ा बना रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। निरक्षरता, इलिटरेसी, निरक्षरता का मतलब क्या होता है, अनपढ़ लोग जिनको जानकारी ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है। भारत में निरक्षरता या अनपढ़ता या अनपढ़ का प्रतिशत क्या है, ज्यादा है, अतः लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते। उन लोगों को पता ही नहीं है कि छोटा परिवार कितना अच्छा होता है, तो क्या करते हैं, बड़ा, उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा बड़ा परिवार होगा, जितने लोग होंगे उतने ज्यादा क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, जो क्या है बहुत दिक्कत खड़ी करता है। अब इसके बाद देखते हैं सामाजिक रीति रिवाज। क्या, सामाजिक रीति रिवाज, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन। इसमें देखते हैं हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। अब गांव के लोग क्या कहते हैं कि बच्चे वो पैदा नहीं कर रहे, ईश्वर उन्हें दे रहा, भगवान उन्हें दे रहा, कि उन्होंने भगवान से ही उन्हें क्या होती, संतान की उत्पत्ति होती है। जबकि ऐसा नहीं है। आपने क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी है, आपको रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ाया गया है, जनन, तो आपको समझ में आया। वही चीज आपको समझानी है, जो भी आपके क्या बड़े हैं आपसे, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, उनको आप उस चीज समझाइए, अगर जिनको जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे करने हैं। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता, परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता। जो गांव साइड के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, या आप मान लीजिए शहरी क्षेत्र भी, जरूरी नहीं कि हर बात पर ग्रामीण क्षेत्र ही, अभी क्या है शहरी क्षेत्र में भी कुछ व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता क्या है, अभी वहीं पर अटकी है कि जो लड़का है वही वंश को आगे ले जाएगा। मतलब वंश, उनकी जो वंश का जो नाम है वो कौन चलाएगा, पुत्र चलाएगा, ना कि पुत्रियां। तो ये गलत सोच है। इसी चक्कर में क्या करते हैं, वो पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं। मान लीजिए 4 बेटियां होंगी उनकी, पहले उन्हें क्या लड़का नहीं हुआ तो वो भी फिर भी संतान उत्पत्ति करेंगे, काश लड़का हो जाए। इस चक्कर में क्या करते हैं, 4 से 6 कर देते हैं संख्या, वो बहुत गलत है। तो इसमें देखते हैं, यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, इस कारण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु लोग कई संतानें पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण क्या परिवार बड़ा हो जाता। और बड़ा परिवार कोई अच्छा नहीं होता, बहुत नुकसान देता है। कि अगर 2 कपल हैं तो अब की जो सिचुएशन है, उन्हें क्या, अगर 2 हैं तो उन्हें एक ही संतान उत्पन्न करनी चाहिए, ना कि 2। हम 2 हमारे 2 की जगह पर हम अब नारा आना चाहिए, हम 2 हमारा 1। कम आयु में विवाह, अब ये तो बहुत बड़ा मतलब एक रीजन मान सकते हैं आप, कम आयु में विवाह। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने क्या मानव जनन पढ़ा, तो उसमें आपको बताया था कि जो स्त्रियां होती हैं, मतलब लड़कियां मान लीजिए और लड़के मान लीजिए, उनकी जो यौवनारंभ प्यूबर्टी पर क्या होते हैं, वो बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। मतलब वो जो उनके संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो उसमें आ जाती है। तो ये क्या है कि पहले जो प्रथा थी उनमें क्या था, बाल विवाह बहुत चलता था। क्या चलता था, बाल विवाह। छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी। अब छोटी उम्र में बच्चे की शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे, बच्चे संतान की उत्पत्ति करने लगेंगे। मान लीजिए 17 की एज में शादी कर रहे हैं बिटिया की और 18 की एज में लड़के की, तो वो क्या है, वो कंटिन्यू संतान उत्पत्ति करते रहेंगे। अगर वहीं उसी जगह पर बिटिया की शादी 21-22 में होगी, तो आपको भी पता है कि जो बिटिया होती है या लड़की होती है, वो कितने वर्ष तक क्या करती है, बच्चे पैदा कर सकती है, 45 वर्ष तक। अगर वो 21 में शादी होगी तो बहुत से बहुत कम क्या होगी, संतान की उत्पत्ति होगी। अगर उसी की शादी 12, 13 या 14 की उम्र में हो जाएगी तो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति करेगी। इसके अलावा एक रीजन और है, अगर कम उम्र में बच्चे पैदा करेगी तो हो सकता है उसकी जान पर आ जाए, क्योंकि इतनी उसकी जो बॉडी है या शरीर इतना सक्षम नहीं हो पाता कि वो बच्चे को जन्म दे सके। आपको भी पता था कि बताया हमने, जो बच्चे को जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो 206 हड्डी टूटने का दर्द का अनुभव होता। जरूरी नहीं कि जो 14 साल की जो बच्ची है वो उतने दर्द को सहन कर सके, तो हो सकता है बच्चे और मां दोनों की जान पर खतरा भी बन जाए। तो ये भी आपको जानकारी बतानी चाहिए। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। अभी भी, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अब बंद कर दिया, सरकार ने तो नियम बना दिए, सरकार ने तो नियम बना दी कि इतनी एज पर शादी होनी चाहिए, लेकिन गांव साइड क्या है, अभी भी शादी हो जाती है। हमने खुद देखे हैं 16 से 17 साल की जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी होते हुए, उन्हें सरकार का कोई डर ही नहीं है, वो सर्टिफिकेट बना लेते हैं।
नकली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड चेंज करवा लेते हैं, वो शादी करवाते रहते हैं। तो ये गलत बात है। उनके माता पिता को समझना चाहिए कि हमारी बिटिया छोटी है, उतनी छोटी उम्र में शादी अच्छी बात नहीं है। आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में भी अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये दंपति कम आयु में ही संतान पैदा करने लगते हैं। कम उम्र में शादी होगी तो कम उम्र में ही क्या होंगे, बच्चे पैदा करने लगी, और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। अगर ज्यादा एज में करेंगे तो कम बच्चे पैदा हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको बताना कि कम आयु में विवाह नहीं करने चाहिए। एक तो वो संतान उत्पत्ति के अलावा भी एक रीजन और है कि जो बच्ची है अगर वो गर्भवती है, छोटी उम्र है, तो जब प्रसव की प्रक्रिया होगी तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी जान के अलावा वो जो बच्चा है उसके पेट में, उसकी भी जान जा सकती है। तो इससे बचना चाहिए। जनसंख्या तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन सबसे पहले तो वो है कि जो माता है, जो बच्चे को जन्म दे रही, उसकी जान पर जान आ जाएगी। मृत्यु दर में निरंतर कमी। अब क्या है कि इतनी ज्यादा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई है कि जिससे क्या है कि मृत्यु दर में कमी आ गई है। पहले क्या, छोटी से छोटी बीमारी का इलाज नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो बीमारी बड़ी हो जाती थी और वो व्यक्ति मर जाता था। अब क्या है कि अब हर बीमारी की, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज क्या संभव है। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी संभव है। तो आप समझ लीजिए कि अब जब बीमार होगा व्यक्ति तो उसका इलाज हो जाना, और जब इलाज हो जाना तो व्यक्ति मरना ही नहीं है उससे। तो उससे क्या होगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी और यही कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे क्या होगी, जनसंख्या बराबर बढ़ी रहेगी। तो विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक स्वास्थ्य कारणों के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है एवं जन्म दर क्या है, बढ़ रही है। जो जन्म की दर है वो क्या है, बढ़ रही है। आपको भी पता कि कुछ पहले जो प्रसव की प्रक्रिया होती थी वो गांव की ग्रामीण लोगों के द्वारा कराई जाती, जो औरतें होती थी ग्रामीण, उनके द्वारा कराई जाती थी। तो उस टाइम पर क्या था कि काफी बच्चे ऐसे होते थे कि वो जन्म के दौरान ही मर जाते थे, या कुछ माताओं की भी क्या होती, मृत्यु हो जाती थी। अब लेकिन क्या है कि अब इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है कि ये सब केस हो ही नहीं पाते। अब इसके बाद देखते हैं खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। अब पहले क्या था कि इतने, जैसे आपने सुना होगा हाइब्रिड या संकर बीज के बारे में सुना होगा, उनसे होती पैदावार बहुत ज्यादा होती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले डायरेक्ट प्रोसेस होती थी जो बीज उत्पन्न करने की। इसके अलावा एक रीजन और है कि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में अकाल पड़ा है, वहां पर क्या भूखमरी मची है, तो अब दूसरी जगह से वहां पर खाना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब साधनों की क्या व्यवस्था हो चुकी है। तो ये भी रीजन है। तो तकनीकी सुधार एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिससे अनाज एवं सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी है। खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकी के कारण लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सका। अब क्या है कि अब जो भी अपन सब्जी वगैरह उगाते हैं तो वो इस प्रकार से, मतलब उनके जीन इस प्रकार से चेंज किए जाते हैं कि उनकी जो उम्र है वो क्या बढ़ जाए। टमाटर जैसे मान लीजिए पहले 2 दिन में सड़ जाता था, वही टमाटर अब 1 हफ्ते चल जाता, तो उसकी उम्र भी क्या होगी, बढ़ गई। तो इससे क्या है, खाद्यान्न की पूर्ति क्या लगातार बनी रहती है। तथा परिवहन साधनों मतलब ट्रांसपोर्ट जो अपने हैं, ट्रांसपोर्ट द्वारा खाद्यान्नों की कमी होने पर विश्व को किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो सका। अब आप अपना देश तो छोड़िए, अगर किसी दूसरे देश में भूखमरी मची है तो इस देश से खाना दूसरे देश में पहुंच सकता। अगर पहले के जमाने में यही होता, अगर वहां पर भूखमरी मची है, अब मान लीजिए हमारे पास तो खूब खाना है, अब हमें वहां नहीं पहुंचा पा रहे, कुछ दिक्कतें हैं, तो वहां के लोग क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगी, जो वो संतुलन होगा वो बना रहेगा, जनसंख्या वृद्धि रुकी रहेगी। इसी को हम बोलते थे प्राकृतिक आपदाएं। मान लीजिए वहां पर किसी रीजन, बस प्रकृति की वजह से वहां पर अनाज की उत्पत्ति नहीं हो पाई, वहां पर मची भूखमरी। अब वहां पर भूखमरी मचेगी तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो जो बैलेंस है जनसंख्या का वो बना रहेगा। ये था। अब लेकिन अब क्या गया, व्यक्ति ने हर समस्या से निपटने का समाधान ढूंढ लिया, जिससे उसी को दिक्कत हो रही है। अभी वो अपने हिसाब से चला रहे प्रकृति को, किसी दिन प्रकृति की सनकेगी, वो पूरा सबको ले डूबेगी। आप देखते जाना, अभी देखते जाओ, जितना अपने हिसाब से मनमर्जी करोगे वो देख रही है, सहन कर रही है अभी प्रकृति। मानव ने पर्यावरण की कई दिशाओं को अपने हिसाब से परिवर्तित करने की क्षमता को विकसित करके अपने अस्तित्व को और अधिक सक्षम बनाया है। जैसा कि आपको बताया कि मानव ने क्या किया, प्रकृति हर समस्या से निपटने का समाधान ढूंढ लिया है। अभी प्रकृति कहती है बेटा करते जाओ, तुम करते जाओ, जिस दिन मेरी सनकेगी सबको ले डूबूंगी। और यही होना है। आपने सुना होगा कि पहले, मतलब अभी रिसर्च वगैरह होती है तो कहते हैं कि मंगल पर क्या था, जीवन था। जो अपना मंगल ग्रह है उस पर क्या था, जीवन। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वहां पर जीवन क्या होगा, नष्ट हो गया। और इसी वजह से वहां के भी लोग खुरापाते होंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, इस वजह से प्रकृति गुस्सा हुई, उन्होंने सबको तबाह कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही नंबर आने वाला है, बस इंतजार करो। डरा नहीं रहे, बता रहे कि आप अभी से सतर्क हो जाओ।
जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करो, प्रकृति को बचा के रखो। प्रकृति को बचाना ही हमारा क्या सर्वधर्म है। तो अब इसमें देखते हैं हम जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। अब जनसंख्या जो वृद्धि बढ़ रही है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कितने भयंकर या बुरे परिणाम हो सकते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था की समस्या। अब मान लीजिए कोई स्कूल है, उस स्कूल की क्षमता है 250 बच्चे पढ़ाने की। क्या 250 बच्चे, मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहानी के तौर पर समझा रहे हैं कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे बैठने, अब जनसंख्या ज्यादा है वहां पर, तो वो बच्चे आ गए वहां पर 80। अब वो बैठने की व्यवस्था 40 है, तो वह कहां से बैठेंगे। और जैसे आपको भी पता कि जब बच्चे कम होते तो टीचर एक एक बच्चे पर नजर रख लेता। अब वहां पर 80 बैठे हैं तो कितनी भीड़ सी हो जाएगी, तो टीचर क्या हर बच्चे पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा और उनकी शिक्षा क्या अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसके अलावा खेल का मैदान भी क्या होगा, कम पड़ जाएगा। आपको समझ में आया, बहुत सी चीजें होती हैं जो दिक्कत करती हैं। तो इसमें हम देखते हैं शिक्षण संस्थान कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया। जैसे विद्यालयों के कमरे छोटे होते हैं, फर्नीचर वगैरह जो टेबल वगैरह होती है उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, खेल मैदान आदि ये भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। किसकी वजह से, जनसंख्या बढ़ रही है। अगर वहीं पर जनसंख्या कम होगी तो बच्चे को फैसिलिटी ज्यादा मिल जाएंगी। तो आप समझिए रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या है, आप मैक्सिमम सुनते रहेंगे कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही। अब सरकार की भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार कहां तक भर्ती निकाले, कहां तक रोजगार प्रदान करे। अगर वहीं पर जैसे आप मान लीजिए पिताजी हैं आपके, वो पर डे के 100 रुपए उन्हें मतलब कि बच्चों को हमें 100 रुपए देने, अब वहां पर आप मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो कितने कितने पड़े, पर बच्चे पर 20 रुपए बचे। अगर वहीं पर आप 2 लोग होते तो आपको 50-50 रुपए मिल जाते। तो वही सरकार का भी रीजन है। तो आपको समझना चाहिए कि हर बात पर सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें खुद पर भी देखना चाहिए कि जो अपनी जनसंख्या वृद्धि है उसकी वजह से भी क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं रोजगार की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। आगे समझ में, इसमें क्या है कि रोजगार तो मिल रहा, लेकिन उतना रोजगार नहीं मिल रहा जितनी जनसंख्या है। तो इस वजह से क्या होती है, बेरोजगारी ज्यादा दिखती है। और जो अपनी जो इंडिया की जो सिचुएशन है वहां पर क्या है कि जो 15 से 40 वर्ग की या 35 साल की जो उम्र की जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा है, मतलब युवा वर्ग वहां पर ज्यादा है यहाँ पर भारत में। तभी सुना होगा मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो देश है वो ज्यादा यंग है, जवान है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जवान व्यक्तियों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, इसलिए बेरोजगारी है। यहाँ पर वृद्धों और बाल अवस्था वालों की क्या है, संख्या कम है, जबकि जो किशोर अवस्था वाले हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, जो अपनी एडल्ट में आते हैं। इसलिए क्या होती है, बेरोजगारी ज्यादा है। अब मोदी जी तो कहते रहते हैं कि ये अपना देश यंग है यंग है, लेकिन उस देश में यंग के अलावा उसमें बेरोजगारी भी बहुत है। और वो बेरोजगारी का रीजन खुद हम लोग हैं, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम जनसंख्या पर वृद्धि करते आए होते तो ये सिचुएशन आती ही नहीं। तो इसमें देखते हैं खाद्य आपूर्ति की समस्या। अब क्या होती है, भोजन की भी क्या होती है, कमी हो जाती है। अगर जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, वही जो आपको बताया था कि जहां आपको 6 केले मिल जाती है वहां पर आपको 2 मिल रहा है। इस हिसाब से जैसे भारत सरकार ने कुछ नियम निकाले या कुछ भी प्रोवाइड किया तो क्या होगा, कम मिल पाएगा। इस वजह से क्या होती है, पोषण की कमी हो जाती है। तो जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन क्या है, कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में क्या है, उपलब्ध हो पा रही, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये समझिए यहाँ पर क्या है, बच्चे किसका, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। किसकी वजह से, खाद्य की कमी की वजह से, जो अपना फूड मटेरियल है उसकी कमी होने की वजह से जो अपने बच्चे हैं वो किसका, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आपने देखे होंगे कुपोषित बच्चे। इसके अलावा देखते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। अब मान लीजिए कि जनसंख्या ज्यादा है तो एक तो अस्पताल पहले से ही कम है, अब अस्पताल कम होने के अलावा व्यक्ति बढ़ते जा रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो वहां पर क्या है कि एक जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसको दिन में 40 पेशेंट देखने हैं, अब वहीं पर 200 पेशेंट आ जाए तो वो डॉक्टर क्या है, उस हर पेशेंट को टाइम कम दे पाएगा और हो सकता है वो सब पेशेंट को देख भी ना पाए उस दिन। तो जो जिनको देख लिया वो तो ठीक है, जिनको नहीं देख पाए तो वो क्या हो सकता है कि वो इतना सीरियस कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और जो वहां पर अपने अस्पताल वगैरह उनमें जो मेडिसिन उपलब्ध है, हो सकता है उन मेडिसिन की क्या होती है, कमी। आपने भी देखा, अगर आप सरकारी अस्पताल गए हो तो मैक्सिमम आपने सुना होगा कि ये दवाई इसमें अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से ले लीजिए। क्यों, क्योंकि सरकार ने तो मेडिसिन उपलब्ध कराई है, अब जनसंख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से वो दवाई क्या होती है, कम हो जाती है। इसका दूसरा रीजन है, जैसे वो क्या करते हैं, सरकार अस्पताल वाले बेच भी देते हैं, वो रीजन नहीं है, लेकिन इसका जो पहला रीजन है वो जनसंख्या की वजह से कि दवाई भी कम पड़ जाती हैं। परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल ना होने से भी बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं। अब जैसे कोई माता है, अगर उसने बहुत ज्यादा क्या बच्चे संतान उत्पत्ति की है तो उनके क्या होता है, जो स्वास्थ्य होता है वो गिर जाता है। आपको भी पता कि जो
एक बच्चे को पैदा करने में कितनी ज्यादा माता की एनर्जी खर्च होती है। अगर उसने बहुत ज्यादा बच्चे अगर पैदा किए होंगे तो उसके क्या धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में क्या होती है, गिरावट होती जाएगी। और जो लास्ट के जो बच्चे होंगे उसमें क्या होगी, उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगी वो कमजोर वगैरह रहेंगे। उचित देखभाल ना होने से वे बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं। अब ये बीमार तथा दुर्बल उन्हीं बच्चों की बात हो रही जो लास्ट में जो बच्चे हुए, क्योंकि उस टाइम तक माता इतनी कमजोर हो जाती है कि वो अच्छे से क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान ही नहीं करा पाती, जिससे बच्चे क्या होते हैं, हमेशा दुर्बल रहते हैं, कमजोर रहते हैं। हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ उनमें पर्याप्त औषधियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो हमारे अस्पताल हैं, एक तो अस्पताल कम है, इसके अलावा उनमें जो मेडिसिन है अवेलेबल है वो भी क्या होती है, कम पड़ जाती है। किसकी वजह से? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। अब हम इसमें देखते हैं निर्धनता। अब निर्धनता वही है कि निर्धनता कैसे? निर्धनता का मतलब यह है कि सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली या कुछ नौकरियां वगैरह निकाली। अब व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो वो नौकरी हर व्यक्ति को मिल नहीं पाएगी। अब हर व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी तो जो व्यक्ति को नहीं मिल पाए तो व्यक्ति क्या होंगे, निर्धन होते जाएंगे। जो बेरोजगार होंगे क्या होंगे, निर्धन होते जाएंगे। उनके पास क्या होगी, पैसों की समस्या बनी रहेगी। जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है तथा लोगों में रहन सहन का स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे जीवन संघर्ष बढ़ रहा है। अब यहां पर आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने उसको 10 जॉब निकाल ली और 10 जॉब का वेतन मान लीजिए 50,000 है। अब 10 जॉब है और व्यक्ति हैं 20 है। अब क्या है, अब उन्हें सब कुछ रोजगार देना है, नहीं तो कुछ को नहीं मिल पाए तो वो क्या करेंगे, जो उन्होंने जो वेतन है उसका उसमें कटौती कर देंगे। अब जब वो कटौती करेंगे तो पर व्यक्ति की आय क्या होगी, कम हो जाएगी। और हो सकता है उस जो उसको आय मिल रही है उसमें उसका जीवन कट भी रहा कि नहीं कट रहा। तो यही होता है, उससे क्या होगा, वो अपना जीवन क्या संघर्षों में काटता रहेगा। सरकार तो कर रही है लेकिन सरकार हर व्यक्ति को उतना नहीं दे पा रही जितना उसको जरूरत है। अब जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कैसे करें? जनसंख्या वृद्धि पर हमें क्या करना, अंकुश लगाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं, और ये आपको बताना भी है। आज आपने जो सीखा है वो आपको आसपास अपने आसपास बैठे हुए लोगों को समझाना, जिनको पता नहीं है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। आपको तो समझना ही है और इस जानकारी को जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की प्रगति पर क्या कर सकता है, अंकुश लगा देता है। मान लीजिए कोई देश ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो वो देश प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर बेरोजगार में ही अटका रहेगा, उसी को रोजगार देने में और बेरोजगारी में, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है। मानव के लिए सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाना अति आवश्यक है। पर व्यक्ति को अच्छी आय, अच्छा रोजगार देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो व्यक्ति की जनसंख्या उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी हर व्यक्ति को अच्छी आय मिल पाएगी और उसको अच्छा वेतन मिल पाएगा। कानूनी व्यवस्था। अब कानूनी व्यवस्था, सरकार ने बहुत नियम बनाए हैं, सरकार ने क्या किया, बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन उन नियम को पालन करें तो। और ये पालन ऐसा नहीं कि सरकार जबरदस्ती हर किसी के घर पर जाके उसके कान मरोड़ के समझाए। ये चीज हमें खुद समझनी पड़ेगी, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसमें हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार तो नियम निकालती है, वो करती है, लेकिन लोग उसको फॉलो तो करें। लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार ने निकाल दिया था नियम, हम दो हमारे दो। अभी सरकार को इसमें और भी चेंजेस करने चाहिए, कठोर चेंजेस करने चाहिए। कठोर चेंजेस के अलावा कठोर कदम उठाएं। इसके अलावा कुछ लालच भी दें कि अगर कम बच्चे होंगे तो उनको कुछ अलग से प्रॉफिट मिले। तो क्या होता है, आपको भी पता कि जो मनुष्य है वो क्या थोड़ा लालची है। अगर सरकार उनको कुछ लालच देगी बच्चे कम पैदा करने में, तो वो बच्चे कम पैदा करना भी करने लगेंगे। लेकिन सरकार को इस बारे में समझना चाहिए, इसमें कदम उठाना चाहिए। अब जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन, जो संविधान की जो अपने एक्ट होते हैं उसमें जो 42वां संशोधन होता है, उसमें 1976 में संसद, जो अपनी सेंटर वाली जो गवर्नमेंट है, और विधानसभा को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे। जो अपनी जो केंद्र की सरकार है और जो अपनी राज्य की सरकार है, उनको क्या किए गए थे, कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाइए। तो सर इनको बनाना चाहिए। अतः राज्य सरकारों को परिवारों को सीमित रखने, जो अपनी जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार परिवारों को सीमित रखने संबंधी कानून बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह की जो आयु होती है में वृद्धि करके। अब आप समझिए कि इसमें कैसे सरकार मतलब कर सकती है। पहली बात तो ये समझिए कि जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दीजिए, लड़की की उम्र कर दीजिए 21 के साथ आसपास। अभी जो नियम आ गया है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं सरकार ने नहीं किया, 21 की उम्र कर दीजिए लड़कियों की, और इस पर कठोर कार्यवाही हो। ऐसा नहीं कि आप सरकार ने तो नियम कर दिया और गाँव साइड वो शादी चल भी रही है, 14 की उम्र में भी शादी हो रही है। अभी भी वर्तमान समय में भी मैंने खुद देखी है, शादियां होती हैं
तो आप खुद आप जो अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप संपर्क रखते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामीण साइड में क्या होती है, कम उम्र में भी क्या शादियां हो रही हैं। तो सबसे पहले जो सरकार को वो क्या कि इसकी जो कम उम्र में शादियां उसको कम करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ क्या नए नियम निकालना चाहिए। नए नियम कैसे कि मान लीजिए कोई परिवार है, अगर उसमें क्या है बच्चों की संख्या कम है, तो उन्हें क्या है सरकारी नौकरी वगैरह में क्या कुछ छूट प्रदान करें। इसके अलावा सरकार जो उसके इलाज वगैरह वो मुफ्त कराएं, या कुछ और नई क्या योजनाएं का लाभ दें। इससे क्या होगा, व्यक्ति को थोड़ा लालच आएगा, उन्हें समझ में आएगा कि अगर बच्चे कम होंगे तो हमें ये सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर ऐसी सुविधाएं कुछ निकालेंगी योजना सरकार, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग सकती है। शिक्षा व्यवस्था, अगर शिक्षा व्यवस्था होगी अच्छी, व्यक्ति समझेंगे, अगर समाज शिक्षित होगा तो उसे पता चलेगा कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका नुकसान कितना है, तो वो समझेंगे। उसमें फिर सरकार को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने कीजिए, ऐसा कीजिए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो खुद अपने हिसाब से चीजें कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। शिक्षा द्वारा लोगों एवं समाज को जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं उनसे होने वाले भयंकर परिणामों से अवगत कराया जाए, क्योंकि अशिक्षित समाज में अज्ञानता, रूढ़िवादी तथा धर्मान्यता का प्रसार अधिक हो रहा है। अब व्यक्ति क्या है, अगर अशिक्षित है तो उसको कोई भी अपने हिसाब से अपनी बातें बता करके, आपने देखा होगा कि कोई एक गांव में व्यक्ति कोई मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो गांव का हर व्यक्ति उसकी बात मानता है। अगर वो व्यक्ति सच में अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, उसे हर चीज की जानकारी, तो वो उस हिसाब से उसको समझा पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा बहुत जरूरी है। उसमें हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसी जैसी जिसकी सोच है। कुछ व्यक्ति होते हैं अज्ञानता वाले, रूढ़िवादी मतलब होता है कि पुराने समय में जो रीति रिवाज चली आई हैं। अब हर गांव की अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग नियम कानून कायदे होते हैं। आप राज्य की तो छोड़िए, देश की छोड़िए, हर गांव के नियम कानून कायदे अलग होते हैं। कुछ गांव के लोगों का मानना कि छोटी उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, या लड़का ना हो तो आगे कहानी बिगड़ जाएगी, या कुछ पाप वगैरह लगेगा। तो बहुत सी अपनी अपनी सोच होती है। इन सब सोचों को खत्म करना चाहिए। और ये सोच कैसे खत्म होगी, जब व्यक्ति शिक्षित होगा। हर व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों को समय समय पर उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए, जिससे आर्थिक स्तर में सुधार हो सके, ताकि वे शिक्षित होकर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझ सकें। अब सरकार को क्या है कि आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहिए। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको क्या होते हैं कि उतनी आय नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो खुद अपने समझ पाएगा कि मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने हैं, जनसंख्या वृद्धि के नुकसान कितने, वो खुद समझ जाएगा। अगर वो व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। और शिक्षित कभी होगा, जब उसकी आय पर्याप्त होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसके अलावा देखें, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ाना। अब फैमिली प्लानिंग होती है, जो परिवार कल्याण होता है वो एक हिसाब से फैमिली प्लानिंग, उसमें क्या है, हमें मतलब जागरूक करना चाहिए कि आप अपना परिवार कितना रखना है। उसमें कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस प्रकार की क्या होती है, ये सब अपने जो नियम होते हैं या जो भी नारे आते हैं वो किस में आते हैं, परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग वगैरह में आते हैं। तो इसमें देखते हैं परिवारों को, इस पर तो हमें अभी क्या पूरा एक टॉपिक है फैमिली प्लानिंग में, कि कैसे हम फैमिली प्लानिंग करें, कैसे अपने परिवार को, छोटा परिवार रहेगा वो सुखी रहेगा, वो कैसे हम छोटे बच्चों मतलब अपने बच्चे की संख्या सीमित रख सके। परिवारों को सीमित रखने हेतु लोगों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में रुचि बढ़ानी होगी। जैसे सीमित परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जैसा कि आपको बताया कि अगर छोटे परिवार हो तो उनके बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा मिले, मुफ्त इलाज मिले। और सरकारी नौकरियों में क्या प्राथमिकता, जैसे रिजर्वेशन वाला कोटा चलता है उसी हिसाब से अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या प्राथमिकता ज्यादा होगी कि आप इनको पहले क्या हो, नौकरी पहले मिले। आदि कार्यक्रम चलाने चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए किशोरावस्था से ही पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। जो भी अपने क्या होते हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनमें भी क्या है, ये वाली शिक्षा, इससे रिलेटेड क्या जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो तभी से जागरूक हो जाए। और जो उसके आसपास एरिया वाले उनको भी बता सके। क्योंकि क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर छोटा बच्चा किसी को बड़े को बता दे सही जानकारी तो गलत हो जाएगा। आप भी अपने से बड़े को समझा सकते हैं। वो इसीलिए तभी अब वो आपकी जो शिक्षा है वो तभी काम आएगी कि जब आप किसी को कुछ समझा सके, कुछ अच्छा कर सके, तभी आपके कुछ पढ़ने लिखने का कोई मतलब है। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सके। अगर उन्हें क्या होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो क्या होंगे, अपने स्वास्थ्य पर भी अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। अब इसमें देखते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन तो एक पूरा टॉपिक है, हमें इसके बाद क्या करना, परिवार नियोजन को ही कंप्लीट करना है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवारों को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन।